चलो अब सामाजिक विज्ञान के अगले अध्याय को देख लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक में इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे देता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। ये अध्याय 24 है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही विकल्प में देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है यहाँ पे, तो उदारीकरण को जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, उदारीकरण लेना है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन लेना है, जमीन जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा, ठीक है, ये निवेश है। अगर आप ज़मीन को खरीद के रखते हैं तो आप अपना वहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सी ऑप्शन लेना है। किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन में लेना है 1991 लेना है। तो 1991 में विदेशी व्यापार और निवेश में जो बाधाएं थे उनको दूर करने का निर्णय लिया गया था। चलो आगे देखते हैं। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है सभी छोटे पैमाने के उत्पादक, ठीक है। तो उत्पाद मतलब लेना है। चलो आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले मुख्य कारकों में से कौन सा एक है, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है प्रौद्योगिकी लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। इसके बाद हम लोग खालिस्तान देखेंगे। तो खालिस्तान में पहला प्रश्न है, नौकरी के अवसर में वृद्धि खालिस्तान का प्रभाव है। तो नौकरी के अवसरों में वृद्धि जो है वो वैश्वीकरण का प्रभाव है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, वैश्वीकरण लेना है। इसके बाद एक खालिस्तान एक कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व है, नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, बहुराष्ट्रीय कंपनी लेना है, ठीक है। तो सेकंड में आ गए बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसके बाद आयात पर कर खालिस्तान का उदाहरण है। तो आयात पर जो कर है वो व्यापार बाजार का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको व्यापार बाजार लेना है। इसके बाद है चौथा प्रश्न है, वैश्वीकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही होती है खालिस्तान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच। तो एक देश से दूसरे देश में होता है, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं और सेवाएं जो है लाने और ले जाने का काम करते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खालिस्तान देशों की भौगोलिक सीमा के पार माल के आदान प्रदान यानी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो कौन संदर्भित करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पे लेना है। अब देख लेते हैं सही या गलत देख लेते हैं। तो सही और गलत में देखो, पहला प्रश्न क्या है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध को समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। सही या गलत है, ये गलत है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसे व्यापार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलो, उद्योगों का विनिमय भारत में 1991 में शुरू किया गया आर्थिक सुधारों की एक विशेषता है। ये सही है कि गलत है, ये सही है। जीएनपी में वृद्धि उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव है, ये भी सही है। भारत में गरीब लोग वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं होते हैं, सही है ये भी। भारत में लघु उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक संख्या में श्रमिक को रोजगार देते हैं, सही है गलत, ये भी सही है। अब सही जोड़ी मिला लेते हैं, ठीक है। तो सही जोड़ी मिला में देखो, पहला है कारगिल फूड को आपको लेना है पारेख फूड में लेना है। इसके बाद है फोर्ड मोटर्स को आपको लेना है चेन्नई में लेना है। नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में आया था, यहाँ पे 1991 लेना है। उद्योग और व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना क्या है, उदारीकरण है। विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्वीकरण लेना है। यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनियों को अपने कब्जे में ले लिया है, तो यहाँ पे आपको लेना है कारगिल भोजन लेना है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो यहाँ पे कारगिल भोजन लेना है। यहाँ भी कोटा की समाप्ति निजीकरण है, यहाँ पे निजीकरण आएगा। दूसरे देश से सामान खरीदना यह है आयात कहलाता है, ठीक है। और बेचना निर्यात कहलाता है। तो यहाँ पे खरीद रहे तो आयात लेना है। दशकों में भारत में उद्योग कब उभरे, तो 1950 से 60 में उभरे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। तो 2 अंक के प्रश्न में पहला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगम की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुराष्ट्रीय निगम की परिभाषा जो है, ठीक है, परिभाषा इस प्रकार है, यह एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में फैली होती है और जिसका उत्पादन और सेवाएं सुविधा उस देश के बाहर भी होते हैं जिसमें यह जन्म लेती है। ऐसे कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर बताइए। तो देखो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश क्या है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, तो इसका आंसर लिखना है विदेश व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचाने के लिए, ठीक है, पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। जबकि विदेशी जो निवेश है वो क्या है, विदेशी निवेश है भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यही निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए जाने वाले विदेश निवेश कहलाता है। और यहाँ पे दूसरा है, दो ऑप्शन दो लिखना है आपको, ठीक है, तो दूसरा को भी आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निवेश को परिभाषित कीजिए। तो निवेश को परिभाषित करना है, तो निवेश को देखो, तो निवेश को अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जबकि अर्थशास्त्री इसे विनियोग भी कहते हैं। कोई व्यक्ति या संस्था अपने धन से धन कमाता है या रुपया से रुपया रुपया लगाया या रुपया से रुपया कमाए, उसे निवेश कहते हैं। निवेश करने वाले व्यक्ति को निवेशक भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्थानीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर मिलने वाले 2 लाभों के बारे में लिखें। तो 2 लाभ लिखना है। तो देखो पहला लाभ क्या है, रोजगार सृजन। बहुराष्ट्रीय कंपनी के मेजबान देशों के बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। यह देशों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक बड़ा लाभ है जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा होती है। दूसरा है भुगतान स्थिति के संतुलन में सुधार। बहुराष्ट्रीय कंपनी के मेजबान देशों ने अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो ये 2 आपको याद करने हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है उदारीकरण के कोई 2 लाभ लिखे। तो उदारीकरण के हमें 2 लाभ लिखना है। तो यहाँ पे देखो 2 लाभ है, एक आयात निर्यात दिया हुआ है नीति से लाभ, और एक है कर संरचना से लाभ। इसके अंदर में जो लिखा है उन टॉपिकों को भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये दोनों लाभों को आपको याद रखना है इसमें। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जब चीनी खिलौने ने घरेलू बाजार पर आक्रमण किया तो भारतीय खिलौनों पर बिक्री का क्या हुआ। तो देखो बिक्री का क्या हुआ, तो जो बिक्री है वो कम हो गया, ठीक है, भारतीय खिलौने। क्यों, क्योंकि जो चीनी खिलौने हैं उसकी जो प्राइस है वो भारतीय खिलौने के मुकाबले बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम है और खिलौने का प्राइस भी बहुत कम है, इसलिए भारतीय खिलौने की जो मार्केटिंग है वो डाउन हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। अब सिर्फ एक ही अध्याय बचा है और अंतिम अध्याय का आंसर जल्द ही आपको मिल जाएगा।